हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बीपीएससी, बिहार दरोगा इत्यादि का जो एग्ज़ाम है जनरल कंपटीशन का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस विषय में किस टॉपिक से आता है, इसके संदर्भ में हम आपसे कल मेरा वीडियो जो बना था आप देखिएगा, पॉलिटी का वीडियो है वो। पॉलिटी में कुल 27 टॉपिक है, 27 में से मात्र 7 से 8 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से हिस्ट्री में हम लेते हैं। आज देखिए, हिस्ट्री में हम 2 वीडियो बनाएंगे। एक मॉडर्न हिस्ट्री का अलग, कौन कौन से सेगमेंट को पढ़ना है, और एक जो एंसेंट और मिडाइवल है उसको अलग। तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें, स्पेशल बिहार वाले के लिए क्या पढ़ना है इस सब के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री के संदर्भ में, हिस्ट्री हिस्ट्री ठीक है। इतिहास, इतिहास को जैसा कि आपको मालूम है कि 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत, और दूसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत ठीक है। तो हम लोग ये वाला जो सेगमेंट है इसका एक अलग, और ये इसका सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी इतिहास में किसी सेगमेंट का है तो वो वेटेज है आपका आधुनिक भारत का। ठीक है, तो हम लोग आधुनिक भारत के संदर्भ में पहले देखते हैं कि आधुनिक भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन आता है। आधुनिक भारत का टाइम टेन्योर क्या है, लोगों को ये पता नहीं है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक भारत में कौन से टॉपिक हैं जो आपको रेलेवेंट है और कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना लाई लपटाई के, बिना देरी किए हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री है ना? क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत ठीक है। अब देखिए, आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है सेगमेंट, वो 2 सेगमेंट हम लोग हम जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं इसमें, मैं वो बता देता हूं। आधुनिक भारत में एक वो समय है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है भैया? 1707 से लेकर 1707 से लेकर 1757 तक का समय है ना। 1707 से लेकर 1757 तक के समय को हम पहले देखेंगे। देखिए, ये वो काल है, हर जो टाइम टेन्योर है, जो आपका ये ईयर देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है इतिहास के संदर्भ में, विशेषकर मॉडर्न हिस्ट्री के संदर्भ में। कैसे करता है इसको आप गौर कीजिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगल बादशाह यानी मुगल साम्राज्य का पतन चालू हो जाता है। ठीक है, तो एक सेंटर पॉइंट है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। 1757 में पलासी की लड़ाई होती है और पलासी की लड़ाई ये तय कर देता है कि भारत पे अंग्रेज शासन करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। इस 1757 यानी पलासी की लड़ाई का जो परिणति है वो 1764 का बक्सर युद्ध है। बक्सर युद्ध ये प्रमाणित कर देता है कि भारत पर ब्रिटिश शासन ही स्थापित होगा। कैसे होगा, हम लोग बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक जब डिस्कस करेंगे तब हम आपको सारी चीज बताते चले जाएंगे। तो इसके बीच में 1707 से लेकर 1757 के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनको हमें ध्यान रखना है। क्या घटना है? सबसे महत्वपूर्ण घटना है आधुनिक राज्य की स्थापना।
आधुनिक राज्य की स्थापना। ठीक है, जैसे इसमें आता है हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद, कर्नाटक, है ना, अवध, बंगाल, इस सब राज्यों की स्थापना हुई है। मुगल साम्राज्य से, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के क्षेत्र से अलग होकर स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना हुई है। इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा इसमें देखना हमको क्या है, उसको ध्यान दीजिए। दूसरा हमको क्या देखना है भैया, इस टाइम टेन्योर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखना है, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, है ना, अफगानों का आक्रमण भारत पे होता है। तो नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली, इसका पढ़ना है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये आपका मेन सेगमेंट है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट पे। दूसरा सेगमेंट क्या है इसका, दूसरा सेगमेंट है सबसे बड़ा कि 1757 से लेकर 1813 तक का टेन्योर देखिए। 1757 में बक्सर की युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध के बाद 1757 में पलासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर युद्ध हुआ। बक्सर युद्ध के बाद ये प्रमाणित हो गया कि भारत पर अंग्रेजी राज, अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, बक्सर की लड़ाई 1764। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध ही इलाहाबाद की संधि को स्थापित, इस बार एग्जाम में पूछा हुआ है इलाहाबाद की संधि, बीपीएससी के फाउंडेशन एग्जाम में पूछा हुआ है इस बार इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो इसके बाद बक्सर युद्ध के बाद क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान किया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसके बाद 1793 का एक्ट, फिर 1813 का एक्ट, सॉरी 1713 का एक्ट, हाँ 1813 का एक्ट। ठीक है, ये सारे सेगमेंट आपको इसमें पढ़ना है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि हालांकि ये जितना एक्ट है इस सब का एक वीडियो में हम आपको बना के दे देंगे, वो आपको काफी आसानी होगा। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए 1813 का जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। चीन चाय और अफीम के व्यापार के अलावा अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें पहली बार ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई 1813 के एक्ट, चार्टर एक्ट में। इसमें पहली बार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो 1813 के चार्टर एक्ट को महत्वपूर्ण बनाती है, तो इसके लिए ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में। वो सेगमेंट है 1813 से लेकर 1857 तक। आपको मालूम है कंपनी का शासन 1857 तक है। कंपनी के शासन 1857 के बाद हटकर क्राउन के शासन के अंदर चला जाता है भारत का शासन। भारत के शासन को 2 भागों में बांटा गया है। मैं भारत का संवैधानिक विकास पर जो वीडियो बनाऊंगा या मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं,
उसमें बताऊंगा आपको कि भारत में संवैधानिक विकास 2 चरण में है। पहला चरण कंपनी का शासन के अधीन, दूसरा चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश क्राउन थे, उसके अधीन का शासन व्यवस्था। उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब हम यहां पर देखते हैं, देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, फिर 1861, ठीक है। पोर्टफोलियो व्यवस्था भी इसी में हुई है। अच्छा, पोर्टफोलियो व्यवस्था भी इसी में लाया गया है, इसी इसी टेन्योर में लाया गया है। इसके अलावा सोशल रिफॉर्म हुआ है, सोशल रिफॉर्म हुआ है। इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठगी प्रथा, सती प्रथा, सब चीज इसी में आएगा। अंग्रेजों के इस चरण को औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहा है कौन, रजनी पामदत्त ने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। सोशल सामाजिक सुधार हुआ है, इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस सब का नाम आएगा इसमें। इसके साथ साथ इसमें जो देखने वाली बात है, रोड रेल का विकास हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया गया है वो आपको यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि विभिन्न प्रकार से डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव डाली, व्याख्या करें, विवेचना करें, सॉरी। तो अब बताइए कि डलहौजी के समय में रोड का, रेल का, तार का विकास हुआ है। तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन तो बनाता है, हिट लिस्ट में रहता है ये टॉपिक। तो इसलिए इस सब टॉपिक को आप लोग बिल्कुल ध्यान रख के पढ़िएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है दूसरा, कोई उपाय नहीं है दूसरा, ठीक। अब हम चलते हैं 1858 से लेकर 1857 से लेकर, है ना, जो टाइम है 1905 का। 1857 से 1905, 1857 में सिपाही विद्रोह, आप देखिए सिपाही विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी है। और भारत के गद्दार जो लोग बैठे थे भारत में, उसकी व्यवस्था भी समझ में आ गई है कि क्या है नहीं है, कौन देश के साथ था, यानी कौन हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ था, कौन नहीं था। बहुत सारे महाराजा लोग थे जो 1857 की क्रांति में साथ नहीं दिए, तो उनके बारे में भी जानना है हमको। बारी बारी से 1857 की सिपाही विद्रोह पढ़ेंगे हम लोग, सिपाही विद्रोह को पढ़ेंगे 1857 का। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपको मालूम है एंग्लो मोहम्मडन जो कॉलेज है, जिसको आप आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा होगी, है ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा होगी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान, है ना, कौन है, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, अगला जो सेगमेंट है देखिए, आईएनसी की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है ना, दिसंबर 1888 में, दिसंबर 1885 में, सॉरी, दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है ना। दिसंबर 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है। आईएनसी की स्थापना के संदर्भ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारा स्टेटमेंट है ना। ए.ओ. ह्यूम का प्रयास है आईएनसी से पहले की संस्था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले की संस्था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद की संस्था, इसमें क्वेश्चन पूछता है, बात समझिएगा इस चीज को। इसके बाद आईएनसी की स्थापना और आईएनसी के संदर्भ में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में किसका क्या स्टेटमेंट है, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है ना। तिलक का क्या स्टेटमेंट था इस पे। इसके बाद
एलन बरो का क्या स्टेटमेंट था इस पर। इसके बाद राजा राम मोहन, ये क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय का क्या स्टेटमेंट था इन पर। सारे लोगों का, जो गणमान्य लोग हैं, उनका स्टेटमेंट को संदर्भित करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं। आईएनसी की स्थापना के बाद अगर आप देखिएगा, यही वो समय है, यही वो टेन्योर है जब भारत में शुद्धिकरण आंदोलन चलाया गया है। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हिट लिस्ट में रखिएगा उसको, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो संस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और इन्होंने जो आंदोलन चलाया है इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके क्वेश्चन बराबर आते हैं। ठीक, इसके बाद आपको मालूम है बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन को पोस्टपोन किया गया। बंगाल विभाजन का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी। बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया, उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ी, जिसकी परिणति 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस दो भाग में बट गया, है ना। इसके साथ साथ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ेंगे, वो हम लोग अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे। अब इसमें जगह नहीं है, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एक स्लाइड पढ़ चुके हैं 1905 तक। अब हम लोग 1905 से लेकर 1915 तक के सिचुएशन को पढ़ते हैं। ये वो समय है जब राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का अस्तित्व एक तरह से बिखर चुका है। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है, 1907 में सूरत विभाजन हुआ है, कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था लाई गई और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। इसी समय में गदर की पार्टी, गदर समाचार और गदर आंदोलन की स्थापना हुई। सैन फ्रांसिस्को में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ है ना। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है और 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से गांधी का भारत आगमन हुआ है। ठीक है, ये यही समय है। इसमें है क्या, समझिए इस चीज को। पहली बात, इसमें 1905 से 15 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार वह सुधार है जो पहली बार भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की थी, और सांप्रदायिकता का बीज तो पहले ही बोया गया है। ये जो सुधार है, इसके माध्यम से दाना पानी डालने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं अब गदर आंदोलन पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ इसमें गरम दल का उदय भी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? गरम दल का उदय। इसके बाद इसमें एक सेगमेंट और पढ़ेंगे, वो सेगमेंट होगा आपका विश्व युद्ध की शुरुआत।
और गांधी का आगमन। गांधी का आगमन, भारत गांधी में आए हैं, मतलब भारत में गांधी का आगमन हुआ है, ये चीजें यहां पे पढ़ना है। इसके बाद 1915 से 1915 से लेकर आपको पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या, कि 1921-22 को पढ़िए। 1921-22 ये वो चरण है कि गांधी ने अपनी पहली पहली पूरी तरह से क्या बोलते हैं, फोर्स, अपना पावर आंदोलन में लगाया है ना। ये वही समय है कि पहली बार जब गांधी का पदार्पण होता है भारत में, और वो भारत में अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, अपना पहला प्रयास करते हैं। वो यही चरण है। वो चरण क्या है, अब देखेंगे हम। 1916 में लखनऊ पैक्ट, समझौता, लखनऊ समझौता, ठीक है। इसके बाद लखनऊ समझौता के बाद होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन को पढ़ेंगे। एनी बेसेंट और तिलक दोनों का आंदोलन अलग अलग है होम रूल का, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसान आंदोलन, इसमें चंपारण, वारदोली, ईटीसी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इत्यादि सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद किसान आंदोलन हो गया। अब देखिएगा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद जुड़ा हुआ है आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का, है ना, मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। इसके बाद गांधी के आशा पे निराशा का पानी जो अंग्रेजों ने फेरा है, इसका परिणाम असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और असहयोग आंदोलन के साथ क्या पढ़ेंगे आप, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन की समाप्ति, ठीक है। इसके बाद चलिए आप 1922 से लेकर 1935 तक को देखिए। अब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई, तो परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ दोस्तों कि कांग्रेस के युवा वर्ग जो है वो गांधी से नाराज हो गए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये सब ऐसे नेता थे जो गांधी पर बहुत विश्वास, बहुत उम्मीद के साथ आए थे। और जैसे ही उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद बिना किसी से राय विचार लिए आंदोलन को वापस ले लिया, फिर इन लोगों के आशा पर निराशा का आना शुरू हो गया। तब इन लोगों ने क्या किया, एक अलग कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक अलग संगठन बनाई, जिसको बोलते हैं स्वराज दल। स्वराज दल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं सिर्फ। इसके बाद क्या होगा, बेलारी अधिवेशन, बेलारी अधिवेशन,
बेलारी अधिवेशन कांग्रेस में एकमात्र अधिवेशन है बेलारी कर्नाटक में, जिसकी अध्यक्षता गांधी ने किया है। अंतिम और पहला वही था। ठीक है, इसके बाद साइमन कमीशन 1909 के एक्ट में 1919 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग बैठाई जाएगी, उस आयोग में भारतीय लोग भी रहेंगे, है ना। उसका उद्देश्य रहेगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जो प्रावधान है उसका मूल्यांकन करना, उसका समीक्षा करना, और वो समीक्षा रिपोर्ट सरकार को भेजा जाता। इसमें भारतीय लोगों को भी शामिल करने का वादा अंग्रेजों ने किया था। भाई अंग्रेज है, वादा पालन कर ले, वो अंग्रेज कहाँ, सवाल तो यही है। इसलिए 2 साल पहले साइमन कमीशन, जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन बनाया गया, और इस साइमन कमीशन का नियुक्ति में भारतीय एक भी लोगों को शामिल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों ने साइमन गो बैक का नारे लगाया, और भारतीय राजनीति में उसको व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइटमैन कमीशन, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय लोग नहीं थे, सब गोरे लोग थे, इसलिए उसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है, गोरे लोगों का संगठन कहा जाता है। बात साफ है। इसके बाद चलिए, इसके बाद सविनय अच्छा, इसी समय में सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसी समय में गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे। गांधी इरविन पैक्ट पढ़ेंगे। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ है, तभी तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन पे गए हैं। ठीक है, एक मिनट, हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, आपको हम सीरीज ही बता रहे हैं तो सीरीजे में चलते हैं, है ना। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अब यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन पर पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन को पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट लिख देते हैं, शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। भारत शासन एक्ट 1935 को पढ़ेंगे, और 1935 के तहत ही जो चुनाव हुए हैं, चुनाव और चुनाव के बाद सरकार जो गठित है, यह प्रांतीय सरकार, सरकार प्रांत की, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अगला जो सेगमेंट होगा वो 1945 से 1935 से लेकर 1940 तक के बीच में, या आप यूं कहें कि इसको ज्यादा बेहतर होगा 42 को देख लीजिए। 42, इसमें क्या हुआ है? चुनाव हुए, चुनाव में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ, प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार का गठन होता है, उसको पढ़ेंगे। कितने राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाई, उसको पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ेंगे। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव को पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने झांसा देकर गांधी जी से, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना समर्थन ले, गांधी जी भी कहे कि लोगों को कि साथ दीजिए अंग्रेज का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही प्रयास किया गया। फिर लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय में वायसराय था,
या गवर्नर कहिए, लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लेके कांग्रेस के पास आया और कहा कि आप हमारी सरकार, आप हमारी मदद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हम आपको सरकार में भागीदारी देंगे। डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। भैया डोमिनियन कहाँ जाएगा, पूर्ण स्वराज की बात चल रही है, उस समय में डोमिनियन क्या करेगा आके, ठीक है। इसके बाद एक चीज मैं और आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। इस जो समय है, इस समय में एक चीज और पढ़ना होगा आपको, और उसका नाम है क्या, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 है ना, 1929 का लाहौर अधिवेशन, और इसके साथ ही कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास होना। अब यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव आया, नहीं हुआ बात। इसके बाद क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव में लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इस सब का योगदान था, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं 1942 से लेकर 1950 तक की बात हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला बात कि जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, प्रावधान उसको पढ़ेंगे। इसके बाद संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की संरचना, संविधान सभा के जितने भी समितियां हैं उसको पढ़ेंगे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, तो हम 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किए, इसको जानने का प्रयास करेंगे हम लोग। 1950 को हम संविधान क्यों लागू किए, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के विभाजन और विभीषिका, इसको जानेंगे हम। दोस्तों ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। जब भी किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हो, चाहे सिविल सर्विसेज में यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा। जो मैंने टॉपिक बताया है 90% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। आपको सिलेक्शन के लिए 60% चाहिए, 65% चाहिए। आप 10% के पीछे 90% को क्यों हाथ से जाने दे रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। स्ट्रेटजिक तरीका गधे की तरह पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ाई हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, तब आप कम पढ़ के इफेक्टिव रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो मेरा लंबा होगा, मैं मानता हूं, लंबा होना, पढ़ाना है तो लंबा तो जाएगा ही, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं जो अभी बताया हूं इसी से आपको 10-5 को क्वेश्चन बन जाएगा। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लो, 10 को क्वेश्चन बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है। जब इतना छोटा क्लास में 10 को क्वेश्चन बना ले रहे हो तो फिर आगे क्या होगा, आगे क्यों नहीं बना पाओगे, आराम से बन जाएगा, क्या जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे, और आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही हमारा प्यार बढ़ाते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो खासकर छात्र छात्राएं हैं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कर भला तो होत भला, और नहीं तो कुछ ना हुआ, समझ ही रहे हो। तो इसीलिए इस पे हम लोग आगे काम करते हैं। ओके, धन्यवाद।